नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। किसानों के मुद्दों से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस विपक्ष है और अब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। क्या कुछ मायने हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? अब विपक्ष को क्या कुछ ध्यान में आया कि वो जनता के बीच जाएगी? बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मुद्दा समझिए, उसके बाद चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस सियासी जमीन मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसकी कमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभालेंगे। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। इसी के तहत गुरुवार को हुड्डा ने पीसी कर सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि गठबंधन सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। हुड्डा ने कहा कि हालत यह है कि हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दब चुका है। देखिए, गठबंधन सरकार जो हरियाणा की गठबंधन सरकार, उसको तकरीबन 2 साल हो गए, 26 को हो जाएंगे। और 2 साल में 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हुड्डा ने किसानों के बहाने भी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि किसानों से उनकी आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी आमदनी घटती ही जा रही है। किसान सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन ही कमा पाते हैं। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागतों से देंगे। आज किसान की क्या हालत है? MSSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपए रोज की है। वहीं हुड्डा ने 25 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर से धान खरीद को लेकर भी सरकार को घेरा। 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू करी आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब भी कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के साथ ही जेजेपी पर भी जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने जेजेपी को हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी देने से लेकर डोमिसाइल के बहाने भी घेरा। अब तक एक वादा किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि MSP का कानून बनाएंगे, MSP या 100 रुपए बोनस देंगे। बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने की 41 रुपए की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है, जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया है। जो इन्होंने कहा था 75% हरियाणवियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है। वहीं हुड्डा के जेजेपी पर लगाए गए वादा खिलाफी पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने तंज कसते हुए पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन के लीडर हैं, सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें इतना भी पता होना चाहिए कि हरियाणा विधानसभा ने बाकायदा कानून बना करके इसे लागू कर देगा। वो तो उनके नेता तो पहले भी कहा करते थे, जब चौधरी देवराम कहते थे कि मैं 100 रुपये पेंशन
बताया कि ससुराल में मारुति का 900 एकड़ का प्लांट लगेगा, वहाँ हरियाणा प्रदेश के 75% नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो उनके ससुराल के बच्चों का भी हिस्सा होगा उसमें। हुड्डा ने बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जनता तक पहुंचने के लिए बनाई गई रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस विपक्ष है, इसलिए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जनता तक पहुंचेगी। हुड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम सिटी करनाल से करने का ऐलान किया। विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को, और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए, वहां सभी साथियों से बात सुनेंगे, उनकी बात, उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों। भूपेंद्र हुड्डा ने बारिश के बाद हुए जल जमाव को लेकर जहां सरकार को घेरा, तो वहीं कानून व्यवस्था के बहाने पंजाब से हरियाणा की तुलना कर वार किए। वहीं बेरोजगारी के बहाने सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगारी में प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो विपक्ष आपके समक्ष इस कार्यक्रम की रणनीति जो है वो बनाई गई, और अब इस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जाने की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बात करते हैं इस विषय पर, यही हमारे प्रमुख सवाल हैं। जो गेस्ट का पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश डाबला जी है कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, भारत भूषण जी है भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कृष्ण कुटेल जी लोकदल के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और सुखचंद कादियान जी किसान नेता मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत ओम प्रकाश डाबला जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, विपक्ष का काम है जनता को जगाना, सरकार की कमियों से अवगत कराना, लेकिन जब यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब पंचायत चुनाव नजदीक आने लगे हैं, जब किसान भारत बंद बुलाने लगे हैं, तो सरकार को लगता है, माफ कीजिएगा विपक्ष को लगता है कि चलिए बहती गंगा में अपने भी हाथ धो लेते हैं। डाबला साहब। देखिए, हमारी जो सरकार के विपक्ष के नेता है, उन्होंने पहले कहा था कि सरकार को हम 2 साल का समय देते हैं। 2 साल तक इन्होंने जो जनता से वादे किए थे कि हम स्वामी माथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को पैसे देंगे, एमएसपी का रेट देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रति वर्ष हम फसलों के दाम बढ़ाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये देंगे। इस तरह उन्होंने अनेक वादे किए थे और वो सभी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए हमारे अपोजिशन लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अब सरकार के 2 साल पूरे होने पर, ठीक है, जनता के बीच, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम है। ठीक है, सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम है। कृष्ण कुटेल जी आपके पास मैं आता हूं सर, इन्हीं सवालों को लेकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक की है और विपक्ष जनता के समक्ष, विपक्ष आपके समक्ष ये जो कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ मानते हैं आप, किस लिए है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, 2 वर्ष बीत चुके हैं सरकार को बने हुए, और इसके अंदर जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि अब विपक्ष आपके द्वार आपके समक्ष, आपके द्वार जो है कि कार्यक्रम बना करके जो है कि जनता को जो है कि एक बेवकूफ करने का कार्यक्रम जो है कि ये कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि पहले ही प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और लेकिन ये कह रहे भी कांग्रेस जो है कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो है कि विपक्ष आपके
समक्ष जो है कि अब कार्यक्रम लेकर के आ रही है, लेकिन ये सब मिली भगत का जो है कि काम है। हुड्डा जो है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अगर हुड्डा चाहते तो वो अपने पद से रिजाइन करते और जो विधायक दल की जो है कि बैठक बुला करके जो कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो है कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, तो ये पद से त्याग पत्र देकर के सरकार तो चलती हो जाती है। विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष अगर विधायक दल की बैठक बुला रहा है तो इसमें ढोंग क्या है? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों की बैठक बुला रहा है तो इसमें नाटक क्या है सर? ढोंग ये है कि दूसरा तो क्या है कि हुड्डा जी जो है कि प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी है और जो है कि वो दलित विरोधी काम करते हैं। पहले जो है कि अशोक तंवर को जो है कि पीटने का काम किया है। नहीं, वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है, नहीं वो सवाल नहीं है, उनको भी जो है कि वो सवाल नहीं है सर, वो सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा जो है कि बीजेपी के साथ मिलकर के जो है कि ये काम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो क्या अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जो है कि अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो अपने पद से त्याग पत्र देकर के जो है कि ये जनता को ये दिखाते कि हम जो है कि किसानों के साथ, हम जनता के साथ है। आप देखते हैं कि आज बेरोजगारी जो है कि हरियाणा प्रदेश की जो है कि वो 90 जो है कि नंबर 1 पर है। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 35.7% है और जो महंगाई जो है कि बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। दूसरा जो है कि कारखाने उद्योग जो है कि आज चौपट हो चुके हैं और दूसरा जो है कि जो बीजेपी सरकार ने जो है कि लोगों से जो वायदे किए हैं, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, खास करके जो है कि युवाओं को मैं इस बात का जवाब लेता हूं, मैं इस बात का जवाब ले लेता हूं। भारत जी के पास मैं आता हूं सर, ठीक है, मैं भारत जी के पास आता हूं, जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, ठीक है कृष्ण जी, ठीक है कृष्ण जी, मैं भारत जी के पास आता हूं। भारत जी कि हुड्डा जी ने जो है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जो शिक्षा का स्तर जो है कि वो डाउन जा रहा है, तो वो कहां पर है? ठीक है भारत जी, तमाम सवाल हैं और आपने सुन ही लिए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले इनिशियली आप बताइए इन सवालों के जवाब जो कि कांग्रेस और लोकदल के प्रवक्ताओं ने आपसे पूछे हैं। मुख्य आरोप यह है कि सब मिले जुले हैं, हुड्डा साहब आपसे मिले हुए हैं। देखिए केशव जी, कृष्ण जी का ये कहना कि हुड्डा और भाजपा मिल गई है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों में काम नहीं किए और वही बात हुड्डा जी कह रहे हैं, तो फिर मिली भगत कहां से हो गई? फिर कहीं आपके हुड्डा साहब ठीक कह रहे हो। एक तरफ तो हुड्डा साहब का ये उनके जो काम करने जा रहे हैं विपक्ष जनता के समक्ष, उसकी रचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए, मैं इनको सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा कि ये तो विधानसभा में एक सीट थी और उसको भी त्याग करके चले गए जहां पर इनका अधिकार था विधानसभा के पटल पर जनता की समस्याओं को, उनके प्रश्नों को रखने का, वहां पर छोड़ करके चले गए, तो इसको पलायन कहते हैं। अब रह गए ओम प्रकाश दाभला जी की बात है। मैं ओम प्रकाश दाभला जी से ये पूछना चाहूंगा, पूरा प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का विधायकों का काम होता है कि विधानसभा के सत्र में जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को, सरकार के किए गए वायदों की वादा खिलाफी के बारे में प्रश्न पूछे, वहां पर उनको घेरे। अब वहां पर उन्होंने कुछ प्रश्न किए, सरकार ने बिल्कुल प्रदेश की जनता को संतुष्ट करने के लिए संतुष्टिपूर्ण जो काम किया था वो सारे आंकड़े रख दिए। अब नेता विपक्ष चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व करके वो जनता के बीच जाए, तो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का नेतृत्व कुमारी शैलजा करती है। ठीक है, दरअसल में ये जो कार्यक्रम अगर करना चाहिए तो अगर कुछ करना भी हो तो नेतृत्व शैलजा जी के पास है। वास्तव में मेरी बात को ध्यान से सुनिए जरा, वास्तव में हुड्डा साहब हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन से भयभीत हैं, डर गए हैं। अब वो कांग्रेस की नहीं, वो कांग्रेस के, ये बड़ी बात है, ये आपने बड़ी बात कही है। ये आपने बड़ी बात कही है। कहीं कांग्रेस में, ठीक है सर, पहले इसे क्लियर करते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं। कांग्रेस का चेहरा आने वाले चुनाव में तुम्हारी शैलजा न बन जाए, ठीक है, हुड्डा साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह हाशिए पर न चले जाए, ठीक है, इसलिए वो जमीन, ठीक है भारत जी, ठीक है भारत जी, पहले इसे क्लियर करते हैं, महेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसा है? देखो केशव, 2-3 चीजें समझने की है। जैसा आज हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों का जिक्र किया है, सबसे पहले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही यह सवाल है कि जो सवाल आज वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो सरकार है गठबंधन की, उनसे जो सवाल कर रहे हैं, सारे सवाल तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर ही लागू होते हैं।
जैसा उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। अरे भाई 10 साल तक आप सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जैसा भारत भूषण जी ने पूरी बात नहीं कर पाए, दरअसल उनको शायद समय नहीं मिल पाया। जो सबसे बड़ी बात है कि जैसा हुड्डा साहब ने कहा कि आगामी महीने की 10 तारीख से ये विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, ये कहीं पर भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। न प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस तरह की कोई प्रेस रिलीज या कोई स्टेटमेंट जारी किया है। पहली बात तो है ये। दूसरी, जैसे विपक्ष आपके समक्ष, आप यानी कौन? जनता। नहीं, आप समझिए, यही चीज है। उन्होंने कहा कि ना मैं भाषण करूंगा, ना मीटिंगे, ना ये या वो। दरअसल क्या है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में घूमकर सबसे पहले कांग्रेस की स्थिति का आकलन करना चाहते हैं कि मौजूदा समय में कितने कांग्रेसी आज उनके साथ हैं, कितने एक्स एमएलए उनके साथ हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। अभी तक हाईकमान से भी इनको इस तरह का कोई इशारा नहीं हुआ है कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लेके जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पंजाब में ये जो हुआ है, पूरी जो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बदल दिया गया है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये स्टेटों के भी नंबर आने हैं, तो शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को लगा कि यही वो माकूल समय है कि एक सेकंड कि पार्टी हाईकमान को भी मैं पूरे प्रदेश में घूमकर अपनी ताकत बता दूं। ठीक है सर। कादियान साहब, आपके पास मैं आता हूं। किसान उम्मीद करके बैठा था कि विपक्ष कम से कम भारत बंद जब आप लोग करने जा रहे हैं तो उस समय भारत बंद के दौरान विपक्ष वहां पर आकर बैठे, वहां पर अपना सहयोग, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन विपक्ष प्रदेश में घूमने जा रहा है। एक किसान नेता के रूप में, एक किसान के रूप में आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? सरकार से जो है वो तो दूसरी बात है, लेकिन विपक्ष से आपसे की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और वो कहां तक विपक्ष पूरी कर पा रहा है? देखिए, ऐसा है जी, जो महाबंद का ऐलान हुआ है वो अपने दम पे किया है किसानों ने। विपक्ष सहयोग दे सकता है, चाहते भी हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है वो कितना सहयोग देंगे, कितना नहीं देंगे। लेकिन किसान और मजदूर मैक्सिमम जो पूरे हिंदुस्तान में हैं 80% के करीब, वो सभी इस बंद को सफल बनाएंगे। तो विपक्ष जितना सहयोग देगा वो उसका धन्यवाद, बाकी हम अपने दम पर ही इसको सफल बनाएंगे। चलिए, ठीक है, ये भी ठीक बात रही। डाबला जी, अब मैं आपके पास आता हूं। 3-4 सवाल आपसे पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल यही है कि संगठन और सरकार दो अलग अलग घटक होते हैं, ऐसे ही प्रतिपक्ष और संगठन ये भी दो अलग अलग घटक होते हैं। तो जो प्रदेश कांग्रेस को करना चाहिए था वो तो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष को सदन में करना चाहिए था वो किया नहीं जा रहा है। डाबला साहब, देखिए जी, हमारी पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी है, उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, कर्मठ कार्यकर्ता है, वो कंधे से कंधा मिलाकर हर समय पार्टी के लिए जो भी मुद्दे होते हैं वो उठाते रहे हैं, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो। हमारी प्रदेश अध्यक्ष लगातार लोगों के सर, बीच में 10 तारीख को जो विपक्ष नेता आपके हमारे समक्ष हैं, कार्यक्रम में जो है जो वो प्रतिपक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में रहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कुमारी शैलजा कहां रहेंगी? मैं पहले बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी प्रतिपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने जो विधानसभा सत्र है उसके अंदर भी मुद्दे उठाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन सत्र में टाइम कम मिला था और जनता द्वारा हमारे ये विधायक और प्रतिपक्ष के नेता चुने हुए हैं, इसलिए ये जनता के बीच में जाकर के और इस सरकार और गठबंधन सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को जनता को बताएंगे कि सरकार ने कितने वादे पूरे किए हैं और कितने नहीं किए। सारी चर्चा करने के बाद ये जनता के साथ मिलकर के और ये लड़ाई लड़ेंगे और वादा पूरे करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। और 10 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करनाल से प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें वो उनका अपना निजी पार्टी का काम है, जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से सलाह मशुरा करके ही काम करेंगे और जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बुलाएंगे तो जरूर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी और उनके साथ और नेता भी सम्मिलित होंगे। ठीक है सर, आपके जवाब हमने सुने। भारत भूषण जी,
देखिए, विरोध कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जनता के बीच कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, यह भी एक विषय है। उसका जवाब उन्होंने दिया, संतोषजनक है या नहीं है वो जनता और आप लोग तय कर सकते हैं। लेकिन जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष के नाते ही गिनवाई है, उन बातों का तो जवाब सर आपको देना पड़ेगा। दो तीन बातें हैं, मैं उनको गिनवा देता हूं, फिर आप जवाब भी उनका दीजिएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है, यह बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा किसान की दैनिक आय जो है सिर्फ कृषि से वो 27 रुपए प्रति माह है, और एनएसएस की रिपोर्ट यह कहती है कि किसान की आय घटी है। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोप हैं। उन्होंने यह कहा कि 1581 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है, लेकिन जो एमएसपी है वो 1980 रुपए पर क्विंटल है। यानी कि एमएसपी आप दे कुछ और रहे हैं, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसी तरीके के काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं और आपकी सरकार को विफल करार दिया है। मैं चाहूंगा मुद्दों का जवाब दीजिए, उन सवालों का जवाब दीजिए जो कि हुड्डा साहब ने पूछे। केशव जी, वास्तव में चर्चा इन्हीं विषयों पर होनी चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अवसर दिया है आपने इस बात को जनता के सामने रखने का। मैं उत्तर हुड्डा साहब को देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, हमारे प्रदेश की जनता को उत्तर देने के उत्तरदायी है, प्रतिबद्ध है जी। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों की आय का मुद्दा उठाया, उन्होंने पर कैपिटा इनकम का मुद्दा उठाया है। मुद्दे उन्होंने सही उठाए हैं जो भी, उन पर मेरा उत्तर यह है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम पिछले कई सालों के इनके कार्यकाल के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा है। ये नेशनल रिकॉर्ड है, ये सरकार के आंकड़े बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, हरियाणा की सरकार बता रही है। जिस प्रकार उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बताया कि 35% बेरोजगारी है। अरे साहब, किसके आधार पर बोल रहे हैं हुड्डा साहब? हुड्डा साहब बोल रहे हैं सीएमआई की रिपोर्ट के। सीएमआई कौन है? सीएमआई प्रॉफिट कमाने वाली एक एजेंसी है जो सर्वे करती है। मात्र 0.28% लोगों के बीच में जाकर सर्वे करके 35% बेरोजगारी बताती, जबकि नेशनल जो एजेंसी है इसके एमएसएफ, उसके आंकड़ों के हिसाब से 3 महीने में जनवरी से मार्च में 2020 में 60% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में थी। और उसी समय के दौरान सीएमआई ने उस आंकड़े को 23% था, 23.7% बताया। देखिए, जमीन आसमान का अंतर। उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है सीएमआई की। क्यों नहीं है? कि जो सीएमआई के सीईओ हैं वो पी चिदम्बरम के पूर्व गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उनके बेटे के साथ आरोपी हैं, और उन्हीं सीईओ ने ये सर्वे करवाया, उन्हीं सीईओ का जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र तक तैयार किया था। यानी कांग्रेसी एजेंसी का सर आंकड़े आपने गिनवाए, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। आंकड़े आपने कहा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो देश की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और भी राज्यों के साथ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि आपकी पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है। इसका मतलब देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम आपकी हुई, लेकिन आपकी रैंक जो है हरियाणा की सर वो 5वें स्थान पर आती है। और यही उनका सवाल है कि 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में सरकार डूबी हुई है। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा लास्ट 10 ईयर्स, उसके मुकाबले पर कैपिटा इनकम मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं उनसे अच्छी है, आप कह रहे हैं कि उनसे अच्छी है। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी है उस कार्यकाल से, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। दूसरी एक और बात, अभी आप किसानों की बात करेंगे, जब आप जनता के सामने जाएंगे विपक्ष के रूप में, तो जैसे अभी महेंद्र जी ने भी कहा था, जनता आपसे पूछेगी। स्वामीनाथन आयोग आपने बिठाया, किसान आपके 7 साल के कार्यकाल में संपन्न नहीं हुआ था, आपने इसीलिए स्वामीनाथन आयोग बिठाया था। स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी, आप उस जो समिति बनाई गई थी उसकी आप प्रमुख बनाए गए थे, आप उसके हेड बनाए गए थे। आप 2014 तक सत्ता में रहे, 8 साल आपने रिपोर्ट दबा के दी, आपने लागू नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के आज के शासनकाल में आप देखिए 11 प्रकार की फसलों पर एमएसपी दी जाती, आपके समय पर कितनों को दी जाती थी? आपने कब दी? अभी उन्होंने कहा जी सर उन्होंने क्या किया, ये प्लीज कंपैरेटिव थोड़ा सा। मैं कंपैरेटिव नहीं बता रहा हूं। ओम प्रकाश चावला जी ने कहा कि 100 रुपया प्रति क्विंटल का जो है एमएसपी बढ़ना चाहिए। अरे 400, 500 रुपए, 2,000 रुपए एमएसपी बढ़ा है। लेकिन बड़ा है सर, बड़ा है आंकड़ों में बढ़ा है, बड़ा है आंकड़ों में बढ़ा है, लेकिन मिला क्या है? अभी आपका एमएसपी 1980, आपका 1980 एमएसपी, लेकिन मिल कितना रहा है सर? केशव जी बाजरे का ही रिकॉर्ड देखें, सरसों का रिकॉर्ड देखें, तो जो एमएसपी है उससे भी 500, 700, 1,000 रुपए क्विंटल तक आगे सरसों बिकी है फालतू रेट में, एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिकी है। हरियाणा के किसान ने बेचा है। और आज का देखिए, हरियाणा के आज का देखिए मुख्यमंत्री क्या योजना लेकर के आए,
कि फसल बीमा की योजना के स्तर में 21 प्रकार की फल, सब्जियां या मसालेदार जो खेती होती है, जीन्स है, उनको भी फसल बीमा योजना में समावेश किया गया। ठीक है सर, ठीक है सर। महेंद्र जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जनता इनसे पूछेगी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। महेंद्र जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट के सर, एक मिनट बोलने दीजिए, 20 सेकंड। जनता पूछेगी कि आपके कार्यकाल में भर्तियां हुई थी, 7-8 भर्तियां अदालत के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से रद्द क्यों गई? आपसे पूछेगी कि आपके समय में किसानों की जमीनों को वागरावी तक बेच करके कैसे पहुंचाए? इन सब प्रश्नों के उत्तर दें। आए आप जनता के बीच में, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ। सवाल और भी हैं, लेकिन मैं आता हूँ। महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। भारत भूषण जी से मैं सवाल करूं उससे पहले, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि कितने 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में प्रदेश डूबा हुआ है। ठीक है, हुड्डा साहब ने यह बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुड्डा साहब को यह भी बताना चाहिए था कि उनके 10 साल के शासनकाल में हरियाणा कितने लाख के कर्ज में डूबा हुआ था और यह कर्ज कितना बढ़ गया। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मतलब जो सवाल आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किए जा रहे हैं, वही सारे सवाल कांग्रेस की सरकार। महेंद्र सर, एक की विफलता इस बात का पैमाना नहीं हो सकती ना कि दूसरे को भी विफल मान लिया जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने जो किया उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। हाँ, वो एक राजनीतिक इशू है, वो एक राजनीतिक इशू है, लेकिन सवाल लेकिन मैंने अगर कोई गलत काम किया तो मैं गलत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये अप्रोच तो कुछ जायज नहीं है सर लोकतंत्र नहीं, मैं उसको जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मैं तो सवाल पे सवाल बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है, जैसे कि अभी भारत भूषण जी कह रहे थे कि हमने बाजरे का इतना भाव दिया या एमएसपी का ये है, कांग्रेस की सरकारें भी कहते रही। मेरा सवाल ये है कि एक आंकड़ा ये भी तो जनता के सामने, प्रदेश के सामने आना चाहिए कि कृषि का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेरा सवाल ये कि राज्य सरकार की ऐसी कृषि के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जिनके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित किया गया? पहली बात। दूसरा, अगर ऐसी कोई नीतियों के तहत रोजगार कृषि के क्षेत्र में सृजित किया गया तो ऐसे कितने बेरोजगार युवाओं को कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिला? तीसरी बात यह, जैसे कि मेरा एक सवाल है भारत भूषण जी की सरकार से, हरियाणा की सरकार है वो, माफ करें भारत भूषण जी, कि मान लो मेरा खेती में इंटरेस्ट है, मैं कृषि करना चाहता हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, तो सरकार मुझे ये कैसे ये सुविधा उपलब्ध कराएगी? केशव जी उत्तर दूं? जी दीजिए, फिर मैं डाबला जी के पास आता हूं। बहुत सुंदर महेंद्र जी, मैं आपके इस प्रश्न का स्वागत करता हूं। अगर मैं संतुष्ट कर पाया तो मैं थैंक यू सर। अब बात नहीं आई, किसानी फायदे का सौदा नहीं चल रहा था। सब किसान संगठन भी, किसान भी और सब राजनीतिक दल भी इसी बात को मानते थे, कहते थे। इसीलिए प्रयास किया जा रहा था कि कोई आयोग बने किसानों के आय को बढ़ाने के लिए, उनको संपन्न करने के लिए कुछ नहीं। 3 कृषि बिल जो आए हैं, अब उसमें सबसे मुख्य बिंदु वही जवाब आता है कि आपके पास मेरे पास कृषि नहीं, कृषि क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें स्पेशलाइजेशन भी मैंने कृषि विशेषज्ञ के तौर पर कर ली हो, तो मैं कहां से करूं? इसीलिए सरकार ने कहा था कि जो किसान है उनके साथ अगर कोई अन्य व्यक्ति एक कंपनी के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे अगर एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहता है तो उसका स्वागत। यानी किसान के पास संसाधनों की कमी है, मेरे पास संसाधन है, मेरे पास इनकम है, मेरे पास एक्सपीरियंस। लेकिन सर किसान कन्विंस कहां हो पाए इस बात से? सुनिए, मैं कर रहा हूं ना कन्विंस। देखिए, तो प्रश्न है तो उसका उत्तर भी सामने है। अगर उस काम को आगे बढ़ाया जाए तो कॉन्ट्रैक्टर जो है किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके उसकी फसल का, ना कि उसकी भूमि का, यही पर अंतर है समझने का। केशव जी, हम फसल की बात कर रहे हैं कि उस फसल को जिसको किसान बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है बाई जगह और उसमें आय नहीं हो रही है, तो एक एक्सपर्ट है, महेंद्र जी जैसा व्यक्ति जाकर के कहेगा आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, हम आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, आपकी इस जमीन पर मैं फसल बोऊंगा या आप फसल बोए, मेरे लिए बोए, ये मैं बीज देता हूं, आपको जितना खर्चा होगा, आपके पास संसाधन की कमी है, मैं करूंगा, आपकी फसल तैयार होने पर इस रेट पर खरीदिए। यानी किसान संतुष्ट पहले दिन से कि मेरी जो भी उपज इसमें से निकलेगी किस भाव से बिकेगी। कादयान साहब, क्या वाकई ऐसा है? एग्रीमेंट बन गया। क्या वाकई ऐसा है? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मैं किसान से ही पूछ लेता हूं सर, मैं किसान से ही पूछ लेता हूं। कादयान साहब, क्या वाकई ऐसा है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि ठीक है, जिसका मन करे वो किसान के पास आए, सौदा करे और फसल उगाए आराम से। नहीं जी, इसमें ऐसा है, ये किसान के साथ एक छलावा है।
ये जो तीनों कानून बने हैं ये किसान के हित में नहीं है और किसी भी किसान से इन्होंने कोई राय नहीं ली। ये उद्योगपतियों के लिए कानून बनाए गए हैं और उन्हीं के लिए 10 महीने से ये तप चल रहा है किसानों का। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बात कही अभी भारत जी ने, नहीं जी, वो कि महेंद्र जी जो हैं वो आपके पास आए और आपको कहें कि आप कृषि ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको इतना पैसा देता हूं और आप ये जमीन मुझसे दीजिए, जमीन आपकी है, इस पर कृषि मैं करूंगा, दोनों की मिली जुली जो रकम आएगी उसका मुनाफा दोनों के पास आधा आधा हो जाएगा। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ये तो पहले से है जी, इसमें सरकार का क्या है? जो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए? जी जी, इतना कहना है। हाँ, तो अगर लीगल प्लेटफॉर्म पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है कादियान साहब, तो क्या उसमें जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, वो जमीनों को हड़प लेंगे, किसान के साथ अगर कोई छल फरेब होता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो इस तरह की चीजें जब रहेंगी तो क्या वो लागू हो पाएगी प्रैक्टिकली वो चीज? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुनाफे का सौदा। नहीं जी, इसमें ऐसा है, ये पहले से भी चल रहा है। माल बांटे पर जो खेती नहीं करता, सर्विस में जिनके नाम जमीन है वो देते हैं और वो चल रहा है। ये तो पुरानी बात है, लेकिन जो इनका ये कानून बना है उस दायरे में किसान को फंसाना चाहते हैं, वो गलत है। इसलिए ठीक है सर, अब मैं डाबला साहब के पास आता हूं। मैं चाहूंगा कि ज्यादा इस विषय पर हम इसको ना मोड़े, मुद्दों पर ही बहस रहे। डाबला साहब, आपने चीजें गिनवाई, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो सरकार के ऊपर है, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन आपके ऊपर होगा कि आपके राज्य के अंदर सरकार पर जितना कर्ज था, एक बार उसका भी आंकड़ा आप प्रस्तुत कर दीजिए। आपने गिनवाया कि 1581 पर क्विंटल मिल रहा है, जबकि एमएसपी 1980 है। आपके कार्यकाल में कितना था, एक बार उसकी तुलना भी कर देनी चाहिए थी। बेरोजगारी दर के ऊपर आपने बात की, बेरोजगारी दर आपके समय में कितनी थी, रोजगार आपने कितने दिए, वो बात भी आपको करनी चाहिए थी। ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ताओं के, मैं आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद मैं कृष्ण जी के पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के सत्ता में उनकी पार्टी भी रह चुकी है। डाबला साहब। सर, मेरा एक बार तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो NSSO की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो किसान थे देश के, उसमें खुलासा हुआ कि जो किसानों की आमदनी खेती से होती थी उसमें भी नुकसान हुआ। अभी खुलासा हुआ, आमदनी बढ़ने की बजाय नुकसान हुआ। और बात करता हूं मैं कांग्रेस के शासनकाल का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, हमारे राज में युवाओं को रोजगार मिला, लोगों को जमीनों के भाव मिले, और इनके राज में न तो बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है और न ही किसी को कोई भाव मिल रहा है। नहीं सर, हवा नहीं सर, आंकड़े दीजिए सर। उनके साथ डाबला साहब, आंकड़े रखिए सामने, एक कागज और एक संस्था के आंकड़े रखिए कि हमारे सरकार में इतना था, आपकी में इतना, इसलिए आपका घटा है। ऐसे हवाई बात में तो सर कैसे बात बनेगी? फिर विश्वास नहीं करेंगे लोग आपके ऊपर, आपके वाजिब मुद्दे जो होंगे वो भी दब जाएंगे। देखिए, जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हुआ है, ये इनके राज्य में ही तो बढ़ा है, हमारे राज्य में इतना थोड़ी था। दुगुना कर्जा हो गया, और ना इसमें कोई विकास हुआ है, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, ना कोई बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई है, ना कोई शिक्षा संस्थान खोले गए हैं। ये कर्ज बढ़ा कैसे, जब कोई संस्थाएं नहीं कहीं खुली बड़ी बड़ी, कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं खुले, तो इनके ऊपर बढ़ा 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैसे बढ़ गया? इसका जवाब दें पहले। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, कहां गया ये पैसा? ये भाजपा के कार्यालय में चला गया? कार्यालय में चला गया, इनकी जांच करिए कहां गया ये पैसा, कैसे बढ़ा? आप बताइए ना, इनके प्रवक्ता बताएं कि हमने ये संस्थाएं खोली। कोई भी एक संस्था हरियाणा में ऐसी बता दीजिए कि हमने वो इतनी बड़ी संस्था खोली, कितने हॉस्पिटल खोले, कितनी शिक्षा संस्थाएं खोली, कोई तो बताए ये पैसा गया कहां? और जो कोरोना काल में कितना भारी लोगों के पास चंदा इकट्ठा हुआ, वो कहां गया? कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है। सिर्फ कर्जा बढ़ा है, न किसानों की आमदनी बढ़ी है, न बेरोजगारी घटी है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है हर मामले में। कहां गया पैसा, इसका ये जवाब दे सर। ये बात तो है भारत जी, मैं आंकड़ों का भी जिक्र साथ साथ कर दूं। 2014-15 में जो कर्ज था सरकार के ऊपर, डेब्ट लायबिलिटी जो थी, वो तकरीबन 70,931 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़कर मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है वो। तो आंकड़े तो बड़े हैं सर, इसे कोई झुटला नहीं सकता है। मैं देखिए, दावला जी से आपने प्रश्न किया, उनके पास उत्तर नहीं था, मैं उन्हीं का उत्तर नहीं दे देता हूं। कर्ज के मामले में क्या दावला जी ये बताएंगे कि 70,000 करोड़ रुपए कर्ज के बाद उससे अलग
कि इस 29,000 करोड़ रुपया बिजली निगमों का, बिजली कंपनियों पर बकाया पर जो सरकार ने अपने बजट में ले लिया, जो इससे 2 लाख का आज आप घाटा बता रहे हैं उसमें शामिल है। बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी, बिजलियों का पैसा बंद था, बिजली नहीं मिल रही थी हरियाणा प्रदेश को। जिस प्रकार आज बिजली का प्रसारण है 2014 के मुकाबले पीछे अब 8-8 घंटे कट लगता था, आज बिजली कंपनियां फायदे में है। यानी आप कह रहे हैं कि उनका उधार चुकाते चुकाते आप खुद कर्ज में आ गए? कर्ज में नहीं आ गया, हरियाणा प्रदेश में प्रगति हुई है। और एक और देना चाहूंगा, ये कहते हैं किसान घाटे में चला गया। 2014 में 1350 रुपए, 1350, आज क्या है 2015, हो गया तो 1.5 गुना। लागत का 1.5 गुना नहीं, आपके दिए हुए 1350 रुपए का भी 1.5 गुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के दे दिया। और उस समय, आज के समय में जो CACP है उसने जो कॉस्ट निकाली है पर क्विंटल गेहूं की प्रति, वो 1008 रुपए। आप बता दीजिए, अगर गावड़ा जी आपको वाकई कुछ पता है कृषि के बारे में जो आप चर्चा करने आए हैं, आज के समय में कृषि का, गेहूं का पर क्विंटल जो है कितना खर्च आता है? अगर आप 1350 देते थे तो तब क्या आता था? बिना आंकड़ों के बाद में कीजिए, हवाई मत करिए। आपने कहा कि हमने रोजगार दिया, आपके 10 साल के कार्यकाल में 62,000 युवाओं को नौकरी मिली थी हरियाणा प्रदेश में, उसमें से भी 3600 तो अकेले JBT के अध्यापक थे जिनकी नौकरी चली गई क्योंकि आपने धांधली की। और ऐसी प्रकार की 7 और भर्तियां थी जो जैसे वो सर उनका खामियाजा वो भुगत रहे हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया। भारत जी, आपने रोजगार नहीं दिया। भारत जी, आपने देखिए, आपने मेरे सवाल को भी बातों में घुमा दिया। मेरा सवाल केवल इतना सा था सर, 2014-15 में जो सरकार पर घाटा था वो 70,931 करोड़ का था, जो कि बढ़कर अब मोटा मोटा 2 लाख करोड़ कर्जा था, 1 लाख करोड़ हो गया, 70,000 करोड़ प्लस 29,000 1 लाख करोड़ हो गया। अब आज के समय में, उसके समय, उस कार्यकाल में आज में हरियाणा प्रदेश का विकास तो देखिए, हरियाणा प्रदेश में विकास देखिए ना। एम्स सर विकास का, सर आप विकास को परिभाषित कीजिए ना। कोई भी देश कर्ज में डूबकर अगर विकास करता है तो सर उसे विकास नहीं कहा जाता। सरकार की इनकम कितनी हो रही है और वो इनकम कितनी लग रही है जनहितैषी योजनाओं के ऊपर, वो विकास है। कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट के मुख्य भाग होते हैं। नहीं होते हैं, लेकिन आप डेब्ट के आधार पर कैसे करेंगे? अच्छा चलिए मैं अगला सवाल पूछ लेता हूं सर। 3 लाख मजदूर हैं, 3 लाख मजदूर हैं मनरेगा के सर, 3 लाख मजदूर हैं मनरेगा के प्रदेश में, 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, 80 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह बनती है। देखिए, इस कोरोना काल के समय में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टैंड स्टिल हुई है। इस कोरोना काल में अगर पर कैपिटा इनकम को जोड़ेंगे, GDP को देखेंगे, बेरोजगारी और रोजगार के साधनों को देखेंगे, तो जहां स्टैंड स्टिल हो जाता पूरा देश, पूरा विश्व, प्रदेश पर भी असर पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ हो गया तो 80 करोड़ और चाहिए था कि किस प्रकार से हमने विकास किया इंफ्रास्ट्रक्चर का। इनके कार्यकाल में 10 साल तक रोहतक के आसपास ही हरियाणा प्रदेश था। भारत जी, हरियाणा प्रदेश के भारत जी आप विकास की बात कर रहे हैं सर, आप विकास की बात कर रहे हैं। मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उनके घर के चूल्हे इस बात के ऊपर जलते हैं कि दिन की दिहाड़ी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनकी दिन की दिहाड़ी उन्हें नहीं मिली है। केशव जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, 2,40,000 से ऊपर विद्यार्थी ऐसे पकड़े गए थे जिनका सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं था। उनकी छात्रवृत्ति आती थी, उनका भोजन आता था, वो कहां जाता था? कांग्रेस के लोगों के प्रति बढ़ जाता था, कांग्रेस के समय के अधिकारियों में बढ़ता था। इसी प्रकार से नकली राशन कार्ड, 2 लाख के ऊपर नकली राशन कार्ड पाए गए। इसी प्रकार 2 लाख के ऊपर नकली पेंशन धारी पाए गए, जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो ही नहीं, उनकी भी पेंशनें बढ़ रही थी। वो सारा का सारा पैसे में कांग्रेस के अधिकारी। मैं महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। चीजों को रेक्टिफाई किया है, कोई बात नहीं। ठीक है भारत भूषण जी, जैसा आपने अभी उदाहरण दिया कि इस तरह की, वो क्या छात्रवृत्ति का क्या बता रहे थे अभी, क्या कह रहे थे? छात्रवृत्ति के नाम पर योजनाएं मिलती थी, वजीफे आते थे, वो फर्जी थे। ठीक स्कूलों में। हाँ मैं समझ गया भारत भूषण, ठीक भारत भूषण जी, इसी से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, अभी प्रधानमंत्री वो किसानों की वो सम्मान निधि कौन सी योजना है, उसमें बहुत सारे, उसमें जाने कितने किसानों का भी मामला सामने आया है कि ये जो किसान नहीं उनके खाते में राशि जा रही है और उसकी वो जांच चल रही है। बिल्कुल जांच चल रही है। हाँ, तो ये कैसे हो गया?
इसलिए हो गया कि किसान, देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन चीज है और उसके साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड जुड़ा है। एक मिनट, मेरी बात सुन, एक सेकंड भारतभूषण जी, एक मिनट। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत सीरियस इश्यू है ये, जिस पर आज आप अपन लोग बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अल्टीमेटली ये देश के लोगों का पैसा है और इस पैसे को लेकर हम जो भी योजनाएं बनाते हैं, लाभार्थियों तक जो पैसा जाना चाहिए, वो फुल प्रूफ क्यों नहीं होती है? बाद में ये इस तरह की चीजें कैसे निकल आती है? तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, उसका जिम्मेदार बिल्कुल जो सरकार होगी, निश्चित रूप से जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन उस सरकार की इससे भी जिम्मेदारी बड़ी ये है कि साथ के साथ उस चीज का आकलन किया जाए, चेक पॉइंट लगाया जाए कि क्या वास्तव में जो योजना बनी है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। दुरुपयोग करने का जब एक सिस्टम बना होगा, जब छलनी लगी होगी तो सामने चीजें आती है। पहले जानबूझकर की जाती थी, अब अगर कोई नाजायज तरीके से फायदा उठा भी रहे, चाहे उसमें कोई अधिकारी शामिल हो, चाहे अधिकारी शामिल हो, चाहे खुद व्यक्ति शामिल हो, उसकी जब छलनी लगती है, जब चेक पॉइंट पे आता है तो चेक हो गया और उसके बाद उसकी रिकवरी के भी आदेश कर दिए गए। तो अगर कहीं सरकार की संलिप्तता होती तो इस प्रकार का पहले तो चेक पॉइंट ही कैसे लगता? चेक पॉइंट लगने के बाद, होने के बाद उसकी रिकवरी का बात क्या हो गया? तो ये तो आपको सरकार को शाबाशी देनी पड़ेगी। इस प्रकार के चेक पॉइंट सरकार ने लगाए, चेक हो रहा है और जो अधिकारी, जो कर्मचारी या व्यक्ति विशेष उसमें संलिप्त है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो रही है, रिकवरी। भारतभूषण जी, मैं सरकार की नीयत पर, मंशा पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हम कोई भी योजना बनाए, वो योजना फुल प्रूफ होनी चाहिए कि बाद में, मतलब जब इस तरह की चीजें हो। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने, महेंद्र जी, अब पीपीपी का उदाहरण लीजिए, जो परिवार पहचान पत्र बन रहा है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि मेरी आय कितनी है। उस आय को आधार सरकार मानती कि देश का नागरिक ईमानदारी से अपना एक ब्यौरा दे रहा है, विवरण दे रहा है, मुझे मान, लेकिन उसके बाद भी तो एक चेक पॉइंट है कि अगर उस आधार को मान करके कोई सहूलियत दे दी जाए, लेकिन उसको चेक कर लिया जाए कि वास्तव में मेरा डिक्लेरेशन सही है, तो मेरा कहीं ना कहीं नागरिक का भी धर्म है कि मैं ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं इस विषय से। कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम सवालों को, जवाबों को सुना है और उस बात को भी सुना है जो एलिगेशंस लोकदल के ऊपर लगाए गए थे कि जो आरोप, जो बातें आज आप कर रहे हैं, कभी आपकी सरकार थी तो आपके आंकड़े कितने आसमानों को छू रहे थे। यह भी आरोप दोनों ही पार्टियों का है, कांग्रेस का भी है आपसे और भाजपा का भी है। कृष्ण कुटेल जी, बाकी बातों को आपने सुनाई है जी। देखिए, ऐसे है कि पहले तो हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं बीजेपी से। बीजेपी ने जो जनता के साथ जो वायदे किए, तो क्या वो वायदे आज इन्होंने पूरे किए हैं? आज बेरोजगारी की दर हरियाणा प्रदेश की पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर है। बेरोजगारी के मामले में जो है कि महंगाई जो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। दूसरा जो है कि अभी एक बड़ा घोटाला जो है कि अभी सामने आरटीआई के माध्यम से जो है कि सामने आया है कि कोरोना काल के अंदर जो है कि तमाम मंत्रियों की गाड़ियां जो है कि वो लाखों किलोमीटर चली है और सबसे ज्यादा जो है कि जो गाड़ी जो चली है वो ओपी यादव जी की चली है और दूसरे नंबर पर रणवीर गंगवा जी हैं। और एक एक दिन के अंदर जो है कि इनकी गाड़ियां जो है, जो एवरेज जो है इनकी, जो वो 550 किलोमीटर की है, जबकि चंडीगढ़ से लेकर के महेंद्रगढ़ 320 किलोमीटर है। यानी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है अभी सामने जो है कि वो बीजेपी का आ रहा है और इसकी बड़े पैमाने पे जो है कि जांच आनी चाहिए। और दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के नजर के अंदर जो है कि जांच के घेरे के अंदर है, तो इसकी हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए। दूसरा जो है, कांग्रेस के समय के अंदर जो है कि आज जो हमारा जो स्तर इतना डाउन है और लेकिन इसका जो मुख्य दोषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दूसरा जो है कि आज जो कह रहे हैं कि भी विपक्ष जो है कि समक्ष आपके द्वार है, लेकिन हम सर, आपने क्या किया अपने कार्यकाल में? सवाल ये है, क्या आपको खुद समझ आ रहा है? सर, सवाल ये है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ? बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया।
हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। उनकी नौकरी छिनवा दी तिहाड़ जेल वाले में जाकर आपने सर। किसानों के हितों के अंदर जो नीतियां जो वो कैसा रोजगार था वो तो देखा था प्रदेश ने। सरकार आपके द्वार पटेल साहब वो कैसा रोजगार था वो तो प्रदेश ने देखा था। सब टर्मिनेट होकर के बैठे हैं, सजा और भुगत चुके हैं। और उस समय के अंदर जो है कि जवाब नहीं कोई भी बेरोजगार दुखी नहीं है सर। यही तो बात है ना सर। अब अपनी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगता है तो कोई जवाब नहीं देता, दूसरे के ऊपर सब कीचड़ उछालने के लिए आ जाएंगे। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम किए हैं, किशन जी एक मिनट, रोजगार देने का काम किया। हाँ, सुनिए देश के युवाओं को जो है कि वो रोजगार देने का काम किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है एक विधायक जीता है, एक विधायक पूरे प्रदेश में केवल एक सीट आई है सर। सुन लो, इतने अच्छे काम आपने किए फिर भी पूरे प्रदेश में एक ही सीट आ पाई सर। अरे सुन लो कृष्ण जी एक मिनट सांस ले लो। कृष्ण जी एक मिनट। और ये जो बातें आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अरे कृष्ण जी एक मिनट, ठीक है कृष्ण जी, लेकिन ये बातें ठीक है कुटेल साहब, सिंह चौटाला जी जो है कि पहले ही जो है कि इसको लेकर के चले हुए हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब, सुन लेते हैं सर। पहले इतना सुन लेते हैं कृष्ण जी। मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार साउंड आप चेक कीजिए कृष्ण जी। ठीक है एक बार सुन लेते हैं सर। ठीक है महेंद्र जी। कृष्ण जी भाई वाह जोरदार। कृष्ण जी मेरा आपसे भी सवाल है और ये ओम प्रकाश जी जो बैठे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे भी और बीजेपी से भी सीधी बात अपन कर लेते हैं। जब आप इतनी बात, आप तो सवाल के घेरों के अंदर है। मैं नहीं हूं सवाल के घेरों के अंदर। साहब वो पत्रकार है, मैं बता देता हूं सर, वो पत्रकार है सर, वो पत्रकार है। हमारा काम सवालों को उठाना है सर। नहीं कुटेल साहब नहीं, ऐसे नहीं कुटेल साहब नहीं। ये विषयों से हटकर बात नहीं। भारत जी आपके पास आता हूँ। भारत जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए उनकी ठीक है सर। भारत जी मैं आपके पास आता हूँ। गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है कुटेल साहब, ठीक है। भारत जी बहुत सी बातें कृष्ण जी ने कही, बहुत सी बातें कृष्ण जी ने कही, लेकिन मैं सिर्फ एक बात के ऊपर सवाल करूंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश जो है वो बेरोजगारी के आंकड़ों में देश में सबसे ऊपर है। मैं चेक कर रहा था सर साथ 28.1% जो है वो हरियाणा का आंकड़ा है। इसके बाद जो आंकड़ा है वो गोवा का आंकड़ा है जो कि 21.4% है। और ये बात बिल्कुल नहीं, 35% पता नहीं आप कौन से आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन ये मैं सोर्सेज के आधार पर आंकड़े कह रहा हूं। ये वाकई में है। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है जितना अपेक्षाएं जो थी उस चीज को लेकर। तो ये तो पॉइंट उनका वैलिड है। और यही बात हुड्डा साहब ने भी कही है कि बेरोजगारी को लेकर जो आपने वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया है। इस पर क्या कहेंगे? केशव जी, आपने भी अब 28% के करीब बेरोजगारी बता दी। मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास कोई सटीक आंकड़ा होगा, किसका आंकड़ा है? हमारे पास जो नेशनल से आंकड़ा है क्या देखिए, आपके पास भी तो कहीं छोड़ सका। सीएमआई का आंकड़ा है अगर तो वो तो बदलता रहता है। अगर ओम प्रकाश जी से पूछिए तो 35% है, और अगर कुछ समय 1 महीना पहले हुड्डा जी का बयान था तो वो 23% था, 23.7% था। आज भी अगर आप भी उसी के आधार पर कह रहे हैं तो ये सत्यता इसमें नहीं है। देखिए आपके मुख से कोई बात निकलेगी पूरा प्रदेश सत्य सर। मैं ये सीएमई के आंकड़े कह रहा हूं मैं आपको, ये मेरे आंकड़े नहीं है। सीएमआई के आंकड़े जो है विश्वसनीयता से बाहर है। सीएमआई के आंकड़े में महेंद्र जी तो आप अपना आंकड़ा दे दीजिए सर। मैं 7% बोल रहा हूँ। सीएमआई का आंकड़ा जो है वो नहीं माना जाता, लेकिन जो आंकड़ा एमएसएस का है वो 7% का है। उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में और हमारे काल में रोजगार की अगर तुलना करें, 10 साल में कांग्रेस ने 62,000 नौकरियां दी, हमने 6 साल में 90,000 नौकरियां दी। इनके कार्यकाल की 7 वर्ष में कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। और अभी जैसे कृष्ण जी बोल रहे थे, कृष्ण जी क्या करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो शर्म आने लग जाती है इस बात को बोलते हुए भी। आपकी पार्टी के मुखिया 10 साल जेल भुगत करके आ रहे हैं इस रोजगार के मामले में ही। युवाओं के रोजगार, उन 3600-3200 लोगों के घरों का चूल्हा बुझा दिया था आपकी सरकार ने, और जिनको दी थी आज वो भी इस सड़क पर आकर के बैठे। आपने तो 6000 लोगों के घर का चूल्हा बुझा दिया और आप कह रहे हैं कि आपने लोगों को रोजगार देने का काम किया। देखिए प्रदेश की जनता सब जानती है। 15 साल से इसीलिए आप बाहर बैठे हैं, 10 साल से कांग्रेस बाहर बैठी है, 7 साल हो गए हैं।
इसीलिए बात बैठी है। आप मुझे ये बताइए, आप एक बार कुटेल जी की बात लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं पहले कुटेल जी से जवाब देना इस बात देश के अंदर है जो भी इस समय चैनल पे है 1987 का किसान आंदोलन में आप हमें उलझाने की बात कितने विधायक कल हरियाणा के चैनल पर ही भाई साहब केशव जी कल आपके ही चैनल पे अशोक मलिक जी बैठे थे, किसान के प्रवक्ता, किसानों के प्रवक्ता, बिल्कुल उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सरकार अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकती तो उसमें सुधार कर लेनी चाहिए और एमएसपी की गारंटी। तो ये जो 27 का भारत बंद आंदोलन करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हो? आइए टेबल पर बैठिए, अगर आप सुधारों के लिए तैयार है, सरकार भी तैयार है। आप एमएसपी पे बात करना चाहते हैं, एमएसपी की लिखित ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं सुनिए सर, मेरे पास समय की सीमा है। मैं सभी के पास आ रहा हूँ, मैं सभी के पास आ रहा हूँ ताकि सब अपना फाइनल स्टेटमेंट दे सके। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे ही चैनल पे दिया गया बयान है, एसटीवी हरियाणा न्यूज पर ऑन रिकॉर्ड का है, और कल मैं पैनल का हिस्सा था, मैंने वो डिबेट कंडक्ट की थी, उन्होंने कहा इस बात को। इसका भी जवाब ले लूंगा कादियान साहब से, मैं इस बात का भी जवाब ले लेता हूं, लेकिन अभी मुझे वाइंड अप करना है। मैं फाइनल स्टेटमेंट आप सब लोगों की चाहूंगा, और कादियान साहब शुरुआत में आपसे करूंगा भारत भूषण जी के इस सवाल को लेकर के। जी, सबसे पहले एमएसपी की गारंटी की क्यों नहीं करते? सुधार की बातें तो जहां तक कह रहे थे कर चुके सर वो। हाँ, उन्होंने कल ये इस बात को एडमिट किया है। सुधार का मतलब ये है किसानों से पूछ के एमएसपी गारंटी बिल, जी गारंटी एमएसपी की दी जाए, और किसानों से पूछ के इस बिल में सुधार नहीं बल्कि पूरा ये गलत बता रहे हैं तो वो उनकी सलाह को माने। पूरा गलत बता रहे हैं, उसमें एक भी बात ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आंदोलन वापस हो जाएगा। जी बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे रहे। आप बैठिए ना, ठीक है, बैठिए ना कादियान साहब जी, आइए बैठते आंदोलन को स्थगित करिए। किसान नेता प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर चाहे अपना एजेंडा लेकर चाहे प्रस्ताव लेकर चाहे बैठ के चर्चा कर लेते हैं। बैठे थे 11 बार यही मुद्दे थे, 2 ही मुद्दे थे, आप हमेशा, लेकिन वो टाल मटोल वाली बातें थी। करना चाहूंगा अशोक मलिक जी का, कल पहली बार जनवरी के बाद पहली बार किसानों की ओर से प्रवक्ता ने ये कहा है कि सुधारों की गुंजाइश है, सुधार करवाने को तैयार है, सरकार सुधारों क्या करे, सरकार हाँ कर रही है। ठीक है सर, सरकार मैं प्रवक्ता, ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं फाइनल स्टेटमेंट क्या सुधार चाहते हैं, मैं फाइनल स्टेटमेंट लूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है कादियान साहब, यानी कि आपकी बात का निष्कर्ष इतना है कि अगर एमएसपी बिल कानून लेकर आती है सरकार और ऐसे ही मुद्दों पर अगर बात करने को तैयार है तो आप किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। वाजिब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, कोई जिद नहीं है किसान की कि तीनों कानून वापस लो, ऐसा ही आपका कहना? नहीं जी, जिद ये है जैसे गवर्नमेंट ने जिद लगा रखी है कि हम वापस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरा, जो गारंटी, एक पॉइंट इसको तो माने, एमएसपी की गारंटी के हम देते हैं और सभी जेंट्स की देते हैं, इसके बारे में गृह मंत्री ने, ठीक है सर, और ठीक है सर, ये बयान आया था कि इतना बजट हमारे पास नहीं है। ये शुरू से ही एक पॉइंट पे भी नहीं हो रही, तो सुधार वाली बातें तो बाद में, और सलाह लेके इस कानून को चेंज करते हैं। ठीक है सर। महेंद्र जी फाइनल कमेंट सर। देखो, अब समय खत्म होने जा रहा है। मेरा तो तीनों ही राजनीतिक दलों से सीधा सवाल था कि जो इनेलो के प्रवक्ता है कृष्ण जी, बहुत अच्छा, थोड़ा कम बोलें तो वो ज्यादा सुना जाएगा, है ना। पहली बात तो ये, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल तो ये बताए कि चौटाला साहब के शासन में इनेलो ने प्रदेश की ऐसी कौन सी एक समस्या को आइडेंटिफाई किया और अपने शासनकाल में उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि भविष्य में कभी भी प्रदेश को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि उन्होंने अपने 10 साल के शासन में ऐसी कौन सी समस्या को आइडेंटिफाई किया जिसका उसको जड़ मूल से खत्म कर दिया कि प्रदेश के लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत भूषण जी से मेरा निवेदन है कि कोई प्रदेश की एक समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब कहीं तो लोगों को समस्याओं से निकालो। भारत जी सर जल्दी से, क्योंकि समय मेरे पास कम है, 30 सेकंड में जवाब देना है सर, प्लीज 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चुनाव पत्र भी यही रहा है और चुनावी वायदा भी रहा है कि हम व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, खाली सत्ता का परिवर्तन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था में परिवर्तन करके दिखाया है। आज की तारीख में 546 है, उनको जो है ई सर्विसेज के साथ जोड़ा गया है, जिसमें ठीक है सर, और हमने सुनिश्चित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी काम में जाना होगा, समय पर काम होगा, पर्ची बिना। ठीक है सर, ठीक है सर। डाबला साहब, डाबला साहब,
दामला किए सर, थे। जल्दी से। हमारा सिर्फ मतलब यह है कि उन वादों को ये पूरा करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुटेल साहब, फाइनल कमेंट। जितने मुद्दे भारतीय जनता ठीक पार्टी है, को उनको ठीक है पूरा सर। करना चाहिए। कृष्ण जी, मुद्दे फाइनल चाहिए, कमेंट सर। जो है किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की पार्टी रही है और जो है कि सरकार आने के में जो है कि बेरोजगारी को खत्म करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। महेंद्र जी आपका भी, सुखचंद जी आपका भी, भारत जी आपका भी, ओम प्रकाश जी आपका भी और कृष्ण जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस बहस में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।